अकॉर्डिंग टू बुक जो डेफिनेशन इसकी मेंशन की गई है वो है A well-defined problem is the one that does not contain any ambiguities. एक well-defined problem वो होती है कि जिसमें किसी भी किस्म की समझने में आपको दुश्वारी ना आए। मिसाल के तौर पर इसके अंदर लाइन के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि कई लोग अपनी प्रॉब्लम लिख लेते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम को बड़ा कॉम्प्लेक्स वे से लिख लेते हैं। वो कॉम्प्लेक्स वे से लिख लेते हैं तो फिर जो है वो उस प्रॉब्लम को समझने में बड़ी आसानी आ रही होती है। वो कह रहा है कि जब भी आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, कहीं मेंशन करना है, लिखना है, तो याद रहे कि उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी ना हो। एम्बिग्यूटी मीन्स यानी कि आपको समझने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉब्लम को बड़े ही क्लियरली लिखें, इस तरह से लिखें, उसको एक्सप्लेन करके लिखें ताकि समझने में आपको मुश्किल ना आए। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाई, तमाम जो उस प्रॉब्लम के पॉइंट्स हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह से है, ये प्रॉब्लम इस तरह से है, तमाम उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपने अपने पास क्लियरली लिख लेने। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एक प्रॉब्लम बताई कि डोर लॉक है, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, तो उसके तमाम पॉइंट्स आप अपने पास क्लियरली स्पेसिफाई कर लें कि तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, तभी वो डोर ओपन कर पाएंगे। जैसे कि वो डोर लकड़ी का है या लोहे का है, ये पॉइंट भी आप लिखें क्योंकि ये हमारे लिए बहुत लाजमी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि लकड़ी का जो दरवाज़ा है, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, उसको ओपन करना है, उसके कोई और सोल्यूशन होंगे। इस तरह का लोहे का दरवाज़ा है तो अगर उसको मैंने ओपन करना है तो उसके और सोल्यूशन होंगे। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड हर पॉइंट आपने पास लिखना है। जैसे मैंने डोर ओपन करना है, ये लकड़ी का दरवाज़ा है, ये लोहे का, और उसके अलावा उस डोर की लेंथ क्या है, उस डोर की विड्थ क्या है, उस डोर में किस तरह का लॉक लगा हुआ है। तो आप तभी अपने इस प्रॉब्लम को, इस डोर को ओपन कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर उसके रिलेटेड तमाम पॉइंट्स मौजूद हों। और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, तभी आप उसको समझ भी पाएंगे और ईजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि किस तरह से हम एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर के अंदर आपने ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम जो है वो डिफ़ाइन किस तरह से होगी, लेकिन इस लेक्चर के अंदर आपको ये थोड़ा सा समझने में शायद मुश्किल हो रही होगी कि हम किन चीज़ों को फॉलो करें तो हम अपनी एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वो पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन के बिल्कुल साथ डेफिनेशन के नीचे ये 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, आपने ये 3 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। अगर आप ये 3 पॉइंट्स सक्सेसफुली फॉलो कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाती है। एक तो पहला पॉइंट है, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, कहीं पे मेंशन करने के लिए, लिखने के लिए लाजमी है कि आप उसके बारे में कोई बैकग्राउंड नॉलेज है। तो पहला स्टेप क्या होगा, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब है कि उससे रिलेटेड आप जो है वो कोई बैकग्राउंड नॉलेज लें, यानी कि उस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड पे जाएं कि वो प्रॉब्लम क्यों आई थी, कब आई थी और कैसे आई थी। मिसाल के तौर पर मैं बार बार जो एग्जांपल कॉट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, वो है कि मेरा एक डोर लॉक हो गया, ये मेरी एक प्रॉब्लम है। तो अब आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे वो प्रॉब्लम क्यों आई, यानी कि वो डोर लॉक कैसे हो गया, क्या उसको किसी ने लॉक कर दिया या फिर मैंने उसको अपनी कीज़ से लॉक किया और उसके बाद मैं कीज़ कहीं रख के भूल गया, वो लॉक किस तरह से हो गया, या फिर उस डोर के अंदर कोई ख़राबी हो गई है जिसकी वजह से वो लॉक हुआ है। तो आप जब तक इसके बैकग्राउंड नॉलेज नहीं लेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी जो है वो फिर मुश्किल आएगी। मिसाल के तौर पर आप इसके बैकग्राउंड नॉलेज में जाएं, याद करें कि वो डोर लॉक कैसे हुआ था। जैसे कि अगर आपको याद आ जाता है कि यार इस डोर को लॉक मैंने खुद अपनी चाबियों से किया था, तो फिर हो सकता है वो चाबियाँ कहीं आपकी पॉकेट में मौजूद हों, या आपने उसको अगर लॉक किया था तो हो सकता है रूम के अंदर कहीं मौजूद हों। तो जब आप प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में जाते हैं ना तो फिर आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप कहते हैं हाँ यार अच्छा इस तरह से जो है वो ये प्रॉब्लम आई थी, अब इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ गैसेस। यूज़ गैसेस मीन होता है कि आप उस प्रॉब्लम के जो सल्यूशन है कुछ गैस करें, सोचें।
अपने पास कि क्या क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम गैस नहीं करेंगे, हम एक ही सोल्यूशन को लेके उस प्रॉब्लम पे अप्लाई करते रहेंगे, हो सकता है वो सोल्यूशन उस प्रॉब्लम पे अप्लाई ना हो तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट ये लाजमी है कि आप गैस करें कुछ सोल्यूशन जो कि उस प्रॉब्लम के ऊपर एप्लीकेबल होंगे और वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। गैस करना चीज़ों को बहुत लाजमी होता है। और थर्ड पॉइंट आपका आता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में ड्रॉ अ पिक्चर। ड्रॉ अ पिक्चर मीन्स क्या होती है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लाजमी है कि आप अपनी प्रॉब्लम की जो है वो एक उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा, एक पिक्चर ड्रॉ कर ले अपनी प्रॉब्लम। अगर आप अपनी प्रॉब्लम की पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको उसको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। एग्जाम्पल जैसे कि आप देखें कि एक पिक्चर ड्रॉ करने का क्या मतलब है। लेट्स सपोज एक अगर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उसने अगर अपनी एक बिल्डिंग बनानी होती है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो क्या करता है इंजीनियर, सबसे पहले उसका पिक्चर ड्रॉ करता है उस बिल्डिंग की, जिसको हम मैप कहते हैं। अगर वो इंजीनियर उसका मैप पहले ड्रॉ कर लेता है तो फिर उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में भी आसानी रहती है। इसी तरह आपकी प्रॉब्लम के लिए भी लाजमी है कि आप पहले कहीं ना कहीं उसका मैप ड्रॉ कर लें। अगर आप उसका मैप ड्रॉ कर लेंगे तो उसको सॉल्व करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो ड्रॉ अ पिक्चर ये थर्ड पॉइंट है जो कि आपने अपनी प्रॉब्लम की जो है वो पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है अपने पास, तो आपको आसानी रहेगी। और जैसे ड्रॉ अ पिक्चर जो है वो हम उसकी जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर के अंदर अपनी प्रॉब्लम की, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। हर उस पिक्चर को जो कि हम कंप्यूटर की आईटी की फील्ड के अंदर ड्रॉ करते हैं, हर उस पिक्चर को जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ड्रॉ की जा रही है उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट हमेशा जो है वो अपनी डिफरेंट शेप्स के साथ यूज़ किया जाता है। अगर आप बायोलॉजी की फील्ड के अंदर जाएं तो वहाँ पे कोई शेप ड्रॉ की जाती है तो उसको डायग्राम कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की फील्ड के अंदर आए यहाँ पे अगर कोई पिक्चर या कोई शेप ड्रॉ की जाती है तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट की अपनी डिफरेंट शेप्स होती हैं। आप इन शेप्स को अगर यूज़ करेंगे तो आपका एक प्रॉपर जो है वो प्रॉब्लम का सल्यूशन शेप्स के अंदर आ जाएगा और आप उस प्रॉब्लम को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज जो है वो हमने यही चीज़ पढ़ी इस चैप्टर के अंदर कि हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना लाजमी है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कहीं पे अपने पास लिख लेना, कहीं पे अपने पास मेंशन कर लेना, इसको कहते हैं। और हम जो है वो जब प्रॉब्लम को अपने पास मेंशन कर लेते हैं, कहीं लिख लेते हैं, तो उसको सॉल्व करने में हमें आसानी रहती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास ये है कि हम जब भी किसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें तो हम उसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका बैकग्राउंड नॉलेज लेना है, कलेक्ट करना है कि वो प्रॉब्लम कैसे आई थी, उसके बैकग्राउंड में जाना है। नेक्स्ट यूज़ गैसेस, कुछ चीज़ें गैस करनी है ताकि जो है वो हम उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है जी ड्रॉ अ पिक्चर। हमने एक पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है अपने पास, जिस पिक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। अगर हम वो पिक्चर अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं तो इजीली हमारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आते हैं आपके जो है वो इस जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कौन कौन से जो है वो एमसीक्यूज होंगे स्टूडेंट्स। तो इस जो हमने आज दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स वाला, एक ये डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम वाला। तो आपकी जो पहली डेफिनेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के ऊपर होगी। वो जो जैसे कि डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, मैंने अभी रीड की है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की डेफिनेशन। वो जितनी भी आपकी 2.5 या 3 लाइंस हैं वो आपकी डेफिनेशन होगी जो पेपर में आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की। और दूसरी डेफिनेशन होगी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की, ये जैसे कि आपके पास आपको नज़र आ रही है ये वाली। ये डेफिनेशन आप इसी तरह लिखेंगे, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज, ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाई एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। ये डेफिनेशन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की आपने बुक में पेपर में अपने लिखनी है। और उसके साथ ये 3 पॉइंट्स कभी भी लिखना मत भूलिएगा।
जैसे कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेज और ड्रॉ पिक्चर। आपकी डेफिनेशन तभी करेक्ट होगी जब आप ये मुकम्मल पैराग्राफ और उसके साथ ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आप कहीं पे भी खाली डेफिनेशन लिख देते हैं और ये 3 पॉइंट नहीं लिखते तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग कंसीडर होगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए ये 3 स्टेप्स प्रोसेस बहुत लाजमी है और वो आपके लिए भी कंपलसरी है कि आप जो है वो पेपर में इसको लिखें। तो आज जो हमने पढ़ा है, कितनी डेफिनेशन हमने याद करनी है, 2, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की और एक डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की, जो कि आपके पास ये बुक में लिखी हुई है। अब आ जाते हैं MCQs की तरफ। MCQs हमेशा जो है वो रीडिंग बेस होते हैं, कोई भी आपको MCQs आ सकता है, ठीक है। वो MCQs आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो कि एक लाइन दे दी जाती है और एक ट्रिक होता है, क्विज होता है कि आपको एक सही आंसर जो है वो आपकी उस लाइन में से गायब कर दिया जाता है और नीचे जो है वो ABCD की ऑप्शन में आपको वो सही आंसर दे दिया जाता है। अब आपने वो चेक करना होता है कि मेरे पास ऊपर लाइन लिखी हुई है, इसमें से जो चीज़ मिसिंग है वो किस तरह से जो है वो मैं उसको सॉल्व करूँगा। जैसे कि आपके पास सामने लिखा आ रहा है, इसमें से कौन सा MCQs बनेगा? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज, ठीक है। ये MCQs कैसे बन सकता है? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन डैश, ठीक है। इसके अलावा ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी स्टेप्स आर यूज्ड इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, तो उसके ये आंसर होगा 3, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेज, ड्रॉ पिक्चर। इस तरह से MCQs आएंगे। बाकी कोई डिटेल से जो MCQs आगे बनेंगे तो वो मैं आपको ज़रूर पेज पे अलग से मेंशन करके भी बताऊंगा। सो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी आपने रीड कर लेनी है एक दफ़ा, और जो MCQs हैं वो मतलब मैंने आपको बता दिया किस तरह से आएंगे, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। आपका होमवर्क और असाइनमेंट भी आज की यही है कि आपने जो है ये 2 डेफिनेशन जो पढ़ी हैं इनको याद करना है अच्छे तरीके से। सो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।